हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आ जाइए जी, आ जाइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बेटा आज की इस बहुत ही शानदार क्लास में। ओके, गुड इवनिंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सारी बातें आई होप आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो आ जाइए बेटा, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की इस क्लास में। ओके, गुड इवनिंग। हेलो जी, हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? हेलो अर्पण, हेलो आर्या, मयंक, तबस्सुम, हेलो। ओके, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आ जाइए जी, आ जाइए। हेलो कनिष्क, आयुष, गोस्वामी, नागेंद्र, हेलो गुलफाम, हेलो महक, इलिमानाज, हेलो समरीन, बंटी, शिवानी, महक, हेमलता, सलीम, सब एकदम बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया। बेटा ये चैप्टर ना आज हम इसके अंदर कुछ वैद्युत अपघटनी वाली अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। ओके, फिर उसके बाद 2 लेक्चर और फिर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, सूर्यदेव खाओ बेटा, खाना खाओ। ओके, हाँ जी, गुड इवनिंग। हेलो, आप सबका कमेंट आ रहा है भाई, सबका कमेंट आ रहा है। हाँ जी, अरे 25 डिग्री सेल्सियस बोलो या 298 केल्विन बोलो, बात तो एक ही है ना भाई, क्लियर है? हाँ जी बेटा, बिल्कुल उसमें होमवर्क डिस्कस करेंगे। हाँ जी सर, एसपी सर की क्लास में एक अफवाह फैल रही है। क्या फैल रही है भाई वो अफवाह? हेलो संदीप, आ जाओ। गुड इवनिंग। अभी जस्ट स्टार्ट हुई है भाई, जस्ट अभी स्टार्ट हुई है। रितेश भाई क्या हो गया ये? कौन है ये? अनुराधा? हाँ जी, हेरा फेरी वाली अनुराधा है क्या? ओके, हाँ जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग। हेलो। देखो ध्यान से बेटा, बैकलॉग क्लासेस बार बार ना पूछे। बैकलॉग क्लासेस हफ्ते के, वीक के, मंथ के लास्ट के दिनों में होती है। आपको ही पता है, बार बार पूछ करके इससे कुछ हासिल नहीं होना है। ठीक है, महीने की लास्ट की टाइम पर वो बैकलॉग क्लासेस हो जाएगी। 25 से लेकर के 31 तारीख तक जो भी तुम्हारा बैकलॉग रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। हाँ जी बेटा, एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिए। अच्छा जरा देखो ध्यान से बेटा जी, अगर बैच 2 वाली क्लासेस अगर एसपी सर नहीं ले रहे हैं बेटा आपकी, तो मैं ले लूं, वापस से स्टार्ट कर दूं, ताकि अपन ना थोड़ा सा ज्यादा पढ़ सके। ओके, उसके बारे में एसपी सर से पूछ करके सारी बातें क्लियर कर लूंगा। ओके, हाँ जी, गुड इवनिंग। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर को नहीं ले रहे ना? ठीक है, तो फिर अपन लेंगे। हाँ, तो अब जरा देखो ध्यान से, उसके बारे में आपको ऑलरेडी बता दूंगा सारी बातें। अनुराधा है, वाह, मुझे ही पता नहीं था भाई, ये तो थैंक यू बेटा बताने के लिए। अब ये तो बता कहां मिलेगी ये? हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर आज हम बात करेंगे इसके लेक्चर नंबर 11 के बारे में। और जरा देखो ध्यान से, आज हम क्या करने वाले? आज हम पढ़ने वाले वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटनी सेल, और यहां पर वैद्युत अपघटन की कुछ बढ़िया बढ़िया अभिक्रियाएं। तो आज अपना दिमाग थोड़ा खोल के रखना, क्योंकि बेटा आप बहुत सी जगह संभल करके, बहुत से उबड़ खाबड़ रास्ते आने वाले हैं आज। ठीक है, आज का लेक्चर आपको ढंग से समझना है बेटा, आज का लेक्चर आपको ढंग से समझना है, बढ़िया से सारी बातें समझनी है, सारी बातों को क्लियर करना है। ठीक है, ओके, थोड़ा सा मतलब ब्रेकर आएंगे आज। ठीक, तो बढ़िया से सारी बातों को समझना है, अच्छे से क्लियर करना है। ओके, अरे पीएच वाले क्वेश्चन में बेटा डराओ मत सर, डरा नहीं रहा, बस मैं आपको थोड़ा सा सही तरीके से क्लियर करवा रहा हूं कि आप थोड़ा सा ढंग से समझे, है ना? हाँ जी, डाटा कंजप्शन हाई हो रहा है बेटा, उसका तो मैं क्या कर सकता हूं। हाँ, अब जरा देखो ध्यान से, एक मिनट। तो हमने स्टार्ट कर दिया था वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन क्या होता है कि सर बाहर से हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जिससे अंदर का वैद्युत अपघट्य टूटेगा, आयनित होगा, वो प्रोसेस है। तो विद्युत धारा की मदद से हम क्या करेंगे? वैद्युत अपघट्य को तोड़ करके केमिकल बनाएंगे। तो जो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। तो वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है? ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से
विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, तो यहां पर हमने विद्युत अपघटन पढ़ा था बेटा। विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है ये हमने देख लिया था कि जब किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक परिवर्तन को ही विद्युत अपघटन कहा जाता है। यह प्रक्रिया विद्युत अपघटनी सेल में की जाती है जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। क्या हमने इतना पढ़ लिया था? मैंने आपको बताया था कि यार इसमें एक पात्र होता है, इस एक पात्र में 2 इलेक्ट्रोड डुबोए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रोड डुबोए जाते हैं। ओके, दोनों का संबंध फिर बैटरी से कर देते हैं हम, दोनों का संबंध हम बैटरी से कर देते हैं। ओके, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये वाला इस तरीके से ये हमने बैटरी लगा रखी है। ओके, तो बैटरी वाला ऋण सिरा, ये धन सिरा, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट। ओके, तो यहां पर ये ध्यान रखना, विद्युत अपघटनी सेलों में, विद्युत अपघटनी सेलों में एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये एनोड है, ये आपका कैथोड है विद्युत अपघटनी सेलों में। याद है हमने कि जो डेनियल सेल था बेटा, डेनियल सेल जब नॉर्मली काम करता था, जब हम बाहर से जो पोटेंशियल आरोपित कर रहे हैं वो अगर जैसे कि जिंक और कॉपर वाला लिया, अगर वो 1.1 वोल्ट से कम है तो नॉर्मली बिहेव करेगा। जब अगर बाहर वाला पोटेंशियल जस्ट उसी के बराबर कर दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस रहा ही नहीं, तो फिर वो साम्य स्थापित हो जाएगा, सेल काम करना बंद कर देगा। फिर अगर आप बाहर से एक्स्ट्रा वोल्टेज दे रहे हो तो बाहर से वोल्टेज देना, वही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो उसके अंदर सिस्टम वापस से उल्टा सीधा होने लग जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि भैया जो डेनियल सेल है ना, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो वो व्युत्क्रमित सेल की तरह बिहेव करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बाहर उसमें विद्युत अपघटनी सेल जोड़ा था, उसके जरिए हम उसको चार्ज कर रहे थे, हाँ या ना, तो उसके अंदर जस्ट रिएक्शंस अपोजिट होने लग गई थी। तो जिंक जो खत्म हो रहा था वापस से वो बनने लग जाएगा, कॉपर जो मोटा हो रहा था वो पतला होने लग जाएगा। ठीक है, अगर सही चल रहा है, हम ऐसा ही तो करते हैं बहुत सी बार, हर बार तो अपन बैटरी नहीं बदलते नहीं है, हम पुरानी कोई चार्ज करते रहते हैं कि इन्वर्टर, जैसे गाड़ियों की बैटरियां डिस्चार्ज हो जाती है तो फिर बाहर से हम वापस उसको चार्ज करते हैं। ठीक है, तो वही प्रोसेस यहां पर है। तो जो डेनियल सेल तो हमने पढ़ लिया। अब विद्युत अपघटनी सेल बेटा, विद्युत अपघटनी सेल में भी क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उनको विद्युत अपघट्य वाले विलयन में डुबोया जाता है। यहां से बैटरी की मदद से हम इन इलेक्ट्रोडों में क्या करेंगे, पोटेंशियल क्रिएट करवाएंगे, विभव भेजेंगे, बाहर से वोल्टेज देंगे। ठीक है, ओके, तो जरा देखो ध्यान से, ये वाला कैथोड है, ये वाला कैथोड है बेटा, बहुत ही सिंपल है। डेनियल सेल अलग और ये, बाकी आगे हमें यही पढ़ना है। हम चाहे इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे चाहे ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, विद्युत अपघटन करवाने के लिए हम ऐसा ही इलेक्ट्रोड लेंगे। ठीक, अब जरा देखो ध्यान से, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, यहां पर अंदर क्या भरा होगा, कोई विद्युत अपघट्य भरा होगा, विद्युत अपघट्य भरा होगा जिसका विद्युत अपघटन होगा। इसके अंदर 2 पार्ट होंगे, एक पॉजिटिव पार्ट होगा कि नहीं होगा, धनायन होगा, धनायन यहां जाएगा और इस पर जाकर के अवक्षेपित हो जाएगा। तो इधर होगा अपचयन, अभी भी इधर अपचयन ही होगा, और इधर होगा ऋणायन, इसका ऋणायन भग करके इधर जाएगा, यहां होगा ऑक्सीकरण। तो आपको ये बातें समझनी है। ओके, ध्यान रखना है, यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। दूसरी बात, यह एक अस्वतः प्रक्रम है। यह कैसा प्रक्रम है बेटा, एक अस्वतः प्रक्रम है, एक अस्वतः प्रक्रम है। मैंने पढ़ाया था आपको, इसके लिए डेल्टा जी का मान कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ओके, पॉजिटिव रहेगा। क्लियर बात है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ओके, यहां पर ऑक्सीकरण होता है, वहां पर अपचयन होता है। सुनना, क्लियर होगी सारी बातें। अब आगे की कहानियां जो हमें इसके अंदर जाननी है। विद्युत अपघट्य आप जानते ही हो, जो टूटेगा, जैसे कि NaCl हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, या कोई दूसरा विद्युत अपघट्य हो गया, वो टूटेगा और यहां पर हमें मिलेगा। अब जरा देखो ध्यान से, धनायन इधर जाएगा, ऋणायन इधर जाएगा, तो इन इलेक्ट्रोडों पर कुछ पदार्थ मिलेंगे हमें, जैसे कि सोडियम धातु, कॉपर धातु या गैस मिलेगी। तो वो कैसे मिलेगी,
इन इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त होने वाला उत्पाद किन किन बातों के ऊपर डिपेंड करता है। कब उसकी मात्रा ज्यादा बनेगी, मान लो विलयन में दो तरह के धनायन है, कौन सा धनायन वहां जाके अवक्षेपित होगा। मान लो विलयन में दो तरह के ऋणायन है, कौन जल्दी जाएगा वहां पे जाके फिर उत्सर्जित होगा, तो कैसे पता चलेगा। तो यहां पर अब हमें अगला टास्क समझना है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है बेटा। हाँ जी, तो यहां पर और इसके लिए तुम्हें क्या काम आएगी, इसके लिए तुम्हारी ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज काम आएगी। आपको बनानी नहीं है, ऑलरेडी अपने पास है, बस मैं आपको यहां समझाने के लिए लेकर आया हूं। हाँ जी, तो अब आप हेडिंग डाल लो बेटा जी पिछली क्लास से आगे। वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत अपघटनी, थोड़ी आज थ्योरी रहेगी, ठीक है, थोड़ी आज थ्योरी रहेगी, फिर कल वापस से क्वेश्चन आ जाएंगे। वैद्युत अपघटनी सेल लो में इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त उत्पाद निम्न पर निर्भर करता है, निम्न पर निर्भर करता है। क्या क्या बातें हैं, किन किन पे निर्भर करता है, जैसे कि देखो ध्यान से, सबसे पहला वैद्युत अपघट्य की सांद्रता, वैद्युत अपघट्यों की सांद्रता, वैद्युत अपघट्यों की सांद्रता, सांद्रता, वैद्युत अपघट्यों की सांद्रता मतलब आपने सांद्रता, जैसे कि NaCl है, NaCl तनु लिया, NaCl सांद्र लिया, जैसे कि NaCl गलित पिघला हुआ NaCl, और एक होता है तनु NaCl मतलब NaCl का जलीय विलयन, दोनों में बहुत अंतर है। जरा देखो ध्यान से, वैद्युत अपघट्यों की सांद्रता, जैसे कि देखो सपोज कीजिए, मान लीजिए बेटा यहां पर हमारे पास एक पात्र है, इस पात्र में हमने एक इलेक्ट्रोड ये लगा रखा है, एक इलेक्ट्रोड ये लगा रखा है, इसको जोड़ दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, इसको जोड़ दिया नेगेटिव टर्मिनल से, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, ओके, ये हमारे पास, और यहां पर हमने ले रखा है NaCl गलित, NaCl गलित या सांद्र, या सांद्र। अब जरा देखो ध्यान से, गलित या सांद्र का मतलब यह है कि यार इसमें पानी की मात्रा बहुत कम है जो NaCl ही है। तो यहां पर जो Na+ आयन है बेटा, वो तो यहां जाएंगे, तो कैथोड पर हमें सोडियम धातु मिलेगी। यहां पर ये जो कैथोड है, कैथोड पर हमें सोडियम धातु प्राप्त होती है, जबकि यहां से जो Cl- है वो इधर जाकर के ऑक्सीकृत होता है, और यहां पर जो ये एनोड है, एनोड पर क्लोरीन गैस मिलती है, Cl2 गैस यहां मिलती है, यहां पर सोडियम धातु प्राप्त होती है। हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। और अगर इसी की जगह अगर मैं क्या ले लूं, बनाओ साथ के साथ, अगर मैं इसकी जगह बेटा यहां पर गलित की जगह क्या ले लूं, जलीय ले लूं NaCl, जैसे कि एक इलेक्ट्रोड ये लिया, एक इलेक्ट्रोड ये लिया, इसका संबंध पॉजिटिव टर्मिनल से, इसका नेगेटिव टर्मिनल से हमने करवा दिया, ठीक है, ओके। तो अगर मैंने यहां पर क्या ले लिया बच्चों, NaCl तनु ले लिया, तनु का मतलब इसमें पानी भी है, इसमें पानी भी है जलीय अवस्था में। तो अब यहां पर तो आपको इस एनोड पर Cl2 गैस उत्सर्जित होती है, जबकि यहां पर सोडियम न मिलकर के इस कैथोड पर सोडियम न मिलकर के H2 गैस उत्सर्जित होती है। अब ये कैसे हुआ, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो वैद्युत अपघट्यों की सांद्रता पर भी मैटर करता है कि यार कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा या किसके मिलने के ज्यादा चांस है। गलित या सांद्र अवस्था में मतलब NaCl की मात्रा ज्यादा है, पिघला हुआ NaCl है, और तनु पानी के अंदर मैंने कुछ चुटकी भर NaCl मिला दिया, ठीक है, ओके, वहां पे पानी भी है, यहां पे NaCl है ज्यादा। तो वैद्युत अपघट्य की सांद्रता पर यह डिपेंड करेगा। ये दोनों डायग्राम बना लो आप।
ओके, ये बात, पहली बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब दूसरी बात, यहां पे ये विद्युत अपघट्य है। ओके, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो सेकंड बात, बी, वैद्युत अपघट्यों की प्रकृति। वैद्युत अपघट्यों की प्रकृति मतलब आप जो विद्युत अपघट्य लोगे उस हिसाब से प्रोडक्ट मिलेगा। इसमें तो कोई ज्यादा डिटेल जानने की, अगर मैं NaCl लूंगा तो सोडियम मिलेगा और Cl2 गैस मिलेगी, NaBr लूंगा तो सोडियम और ब्रोमीन गैस मिलेगी। तो प्रकृति के ऊपर डिपेंड करेगा, इसमें ज्यादा कुछ अपन नहीं लिखेंगे। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रोड की प्रकृति। इसमें हम लिखेंगे इलेक्ट्रोड की प्रकृति। यार हमें पता है कि इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, एक होता है सक्रिय इलेक्ट्रोड जो अभिक्रिया में भाग लेता है, एक होता है अक्रिय इलेक्ट्रोड जो सेल अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। तो सक्रिय इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में भाग लेगा तो जैसे कि अगर मान लेते हैं हमने जिंक का इलेक्ट्रोड लिया, तो जिंक के इलेक्ट्रोड से आयन निकल करके विलयन में जा रहे होंगे, तो वो समय के साथ धीरे धीरे पतला होता जाएगा, उसका द्रव्यमान घटता जाएगा। लेकिन अक्रिय इलेक्ट्रोड है तो उसके द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रोड की प्रकृति। अब इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, जैसे कि अगर मैं ले लूं यहां पे सक्रिय इलेक्ट्रोड लेने पर, अब सक्रिय इलेक्ट्रोड लेंगे तो इससे क्या होगा, सक्रिय इलेक्ट्रोड लेंगे तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण होगा, क्योंकि वो धातु का बना हुआ है। ऑक्सीकरण होगी, धातु ऑक्सीकृत होकर के विलयन में जाएगी, फिर विलयन से दूसरी तरफ जाएगी। तो अगर सक्रिय इलेक्ट्रोड लिया जाए, ठीक है, यदि सक्रिय इलेक्ट्रोड लिया जाता है तो उसका समय के साथ द्रव्यमान कम होता जाता है। ठीक है, समय के साथ उसका द्रव्यमान कम होता जाता है। ठीक है, दूसरी बात अक्रिय, जैसे कि उदाहरण जिंक, Ag, कॉपर इलेक्ट्रोड जो हमने पहले भी देखा था आदि, इनका द्रव्यमान समय के साथ घटता जाएगा बेटा। और अगर हम क्या लेंगे, अक्रिय इलेक्ट्रोड लेंगे, अक्रिय इलेक्ट्रोड लेने पर जैसे कि प्लेटिनम हो गया, ये ग्रेफाइट हो गया, ये इलेक्ट्रोड सेल अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो इनके द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, हाँ जी, यदि अक्रिय इलेक्ट्रोड ले तो इनके द्रव्यमान समान रहते हैं, इनके द्रव्यमान समान रहते हैं। उदाहरण प्लेटिनम ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, आदि।
इनके भार में कोई चेंज नहीं आएगा, इनके, क्योंकि उसके ऊपर धातु का भार जरूर बढ़ सकता है, जो भी आ रही है जा रही है, लेकिन खुद के में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ जी, अभी इनके बारे में, सबके बारे में अपन पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि ये खुद पार्टिसिपेट ही नहीं करता, यहां पे ये खुद पार्टिसिपेट करता है, खुद निकलेगा, विलेन में जाएंगे आयन, फिर विलेन से आयन दूसरी तरफ भागेंगे। ओके, तो ये इतनी बातें क्लियर हो गई है। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, पहले तो वैद्युत अपघट्य की सांद्रता के ऊपर भी डिपेंड करता है। दूसरी बात, यहां पर सक्रिय इलेक्ट्रो, आपके विद्युत अपघट्य की प्रकृति क्या है उसके डिपेंड करता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा कारक हो गया इलेक्ट्रोड की प्रकृति। एक चौथा कारक होता है बेटा आवेश की मात्रा, प्रवाहित आवेश की मात्रा, कि कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, फोर्थ आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे थे कि यार 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 1 फेराड आवेश की आवश्यकता, 2 मोल इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 2 मोल फेराडे की आवश्यकता, 3 मोल ले रहा है तो 3 मोल फेराडे की आवश्यकता। सपोज करो मान लो 10 मोल प्रवाहित हो रहा है तो कितने मोल फेराडे की आवश्यकता होगी। ऐसे कुछ हमने करे थे कि नहीं करे थे? करे थे। तो जरा देखो ध्यान से, अगर आवेश की मात्रा जितना ज्यादा होगी तो वहां पर वो प्रोसेस उतना ज्यादा होता चला जाएगा। जैसे कि मान लीजिए, अगर मान लो कॉपर +2 आयन है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर धातु में अपचयित होता है। यहां पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन मैंने लिए। अगर यही इलेक्ट्रॉन बेटा अगर 4 मोल होते तो यहां पर ज्यादा कॉपर अपचयित हो रहा होता, तो यहां पे सर 2 मोल कॉपर प्लस आयन अपचयित होकर के 2 मोल कॉपर आयन दे रहा होता। हाँ या ना? और अगर आवेश और ज्यादा बढ़ा दे, जैसे कि 6 मोल इलेक्ट्रॉन अपचयित हो रहे हैं, तो एक कॉपर 2 मोल इलेक्ट्रॉन खा रहा है तो 6 मोल 3 मोल कॉपर खाएगा, कॉपर +2 आयन खाएगा, और यहां पर फिर उस हिसाब से कॉपर मिलेगा। तो जैसे जैसे आवेश बढ़ाओगे वैसे वैसे अवक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा भी बढ़ती चली जाएगी। आवेश की मात्रा पर भी ये डिपेंड करता है। यहां पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि जैसे जैसे आवेश बढ़ा रहे हैं बेटा, यहां पर क्या होता जा रहा है, अवक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा भी बढ़ती चली जाएगी। तो यहां पर आवेश की मात्रा बढ़ती जाएगी। आवेश की मात्रा बढ़ाने पर निक्षेपित होने वाले, डिपॉजिट होने वाले, जमा होने वाले, ठीक है, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा भी बढ़ती जाएगी, की मात्रा भी बढ़ती चली जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहे हैं? हाँ या ना? ओके, क्लियर है? ये आवेश की मात्रा ये हो गई। अब हम देखेंगे इसके कुछ उदाहरण। तो यहां पर अब हम ना कुछ उदाहरण देखेंगे। इन उदाहरणों को आपको ढंग से समझना है कि यार विद्युत अपघटन कैसे होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है। आओ चलिए इनके उदाहरण देखेंगे। ओके, तो यहां तक इतनी बातें क्लियर हो गई है। बढ़िया बढ़िया, सारी बातें एकदम मक्खन की तरह लगेगी। कुछ बातें भी देखो अब उबड़ खाबड़ भी आएगी, लेकिन समझ जाओगे, आराम से समझ जाओगे। हाँ जी, क्लियर हो गया? इतना क्लियर है बेटा? अब यहां पर हेडिंग डाल लो आप, विद्युत अपघटन के उदाहरण। विद्युत अपघटन के उदाहरण, विद्युत अपघटन के उदाहरण। अब मैं विद्युत अपघटन के आपको उदाहरण लिखवाऊं, उससे पहले कुछ बातें मैं आपको समझाना चाहता हूं। उससे पहले विद्युत अपघटन के उदाहरण लिखे बेटा, उससे पहले एक की पॉइंट लिखेंगे, की पॉइंट, ताकि वो हमारे इसमें काम आएगा। हमें पता है कि जैसे कि मान लो ये 2 इलेक्ट्रोड है,
कैथोड पर होता है अपचयन। मान लो अब कैथोड में भागते कौन है, कैथोड की तरफ आते कौन है विलयन में से, धनायन। तो इधर से धनायन इधर आएंगे और इधर जाकर के अवक्षेपित हो जाएंगे। तो इधर हो रहा है अपचयन, तो जिसका अपचयन विभव ज्यादा होगा वो उतना जल्दी इधर आएगा, हाँ या ना। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, विलयन जैसे कि मान लो 2 धनायन है विलयन में, ठीक है, तो वो पहले जाकर के अवक्षेपित होगा जिसका अपचयन विभव ज्यादा होगा। रेस लग रही है तो वो पहले जीतेगा जो ज्यादा तेज भागेगा, हाँ या ना। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, 2 धनायनों में से वह धनायन पहले अपचयित होगा जिसका SRP ज्यादा होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? दूसरा बात, 2 ऋणायनों में, अगर हम ऋणायनों के बीच में कंपेयर करें तो 2 ऋणायनों में वह ऋणायन पहले ऑक्सीकृत होगा जिसका, अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, देखो अपचयन में क्या हो रहा था कि यार कोई धनायन था, इलेक्ट्रॉन लेकर के अपचयित हो रहा था, ठीक है, तो जिसका अपचयन विभव ज्यादा वो पहले। अब ऋणायन में क्या हो रहा है कि वह इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, X2 में कन्वर्ट हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा होगा जिस भी तरीके से। यहां पे इलेक्ट्रॉन, यहां ऑक्सीकरण होगा, तो मतलब जो जल्दी आसानी से ऑक्सीकृत हो सके। अब कौन आसानी से ऑक्सीकृत होगा? जिसका या तो SOP ज्यादा हो, जिसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा हो, या SRP कम हो। बात तो एक ही है, समझ में आया? ठीक है, 2 ऋणायनों में पहले वो ऑक्सीकृत होएगा, ठीक है, जिसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा हो या अपचयन विभव कम हो। क्लियर है? तो ये बात आपको यहां पे समझनी है। हाँ जी, होगा जिसका SOP ज्यादा हो या SRP कम हो। क्लियर है मामला? क्योंकि हमने जो टेबल पढ़ी है वो टेबल किसके ऊपर है? मानक अपचयन विभव, SRP के आधार पर है, तो हम SRP से वहां कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स हमें यहां पे समझने हैं। बढ़िया से सारी चीजें क्लियर कर लेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई सिंपल ही नहीं, कोई दुख वाली बात ही नहीं है। तीसरी बात, सक्रिय इलेक्ट्रोड लेने पर, सक्रिय इलेक्ट्रोड लेने पर हाँ जी, अगर हम यहां पर बात करें बेटा, अगर मैं सक्रिय इलेक्ट्रोड लूंगा तो वो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करेगा। तो अभी यहां पे मैं आपको समझाऊंगा कैसे पार्टिसिपेट करेगा। पहले ये पॉइंट लिख लेते हैं। सक्रिय इलेक्ट्रोड लेने पर, सक्रिय इलेक्ट्रोड लेने पर, दोनों इलेक्ट्रोड में सक्रिय ले रहा हूं, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड में सक्रिय ले रहा हूं, तो सक्रिय इलेक्ट्रोड लेने पर धातु का ही ऑक्सीकरण और उसी का ही अपचयन होगा। सेम धातु का ऑक्सीकरण, सेम धातु, जैसे कि मैंने दोनों इलेक्ट्रोड कॉपर के ले लिए, दोनों जिंक के ले लिए, तो इधर ऑक्सीकरण होगा, आयन विलीन में आएंगे, फिर इधर जाकर के अपचयित हो जाएंगे। ये आप पढ़ोगे आगे, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से। बस अभी लिख लो यहां पे, सक्रिय इलेक्ट्रोड लेने पर सेम धातु का ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण एवं अपचयन होगा।
सर इससे क्या मतलब आया? पहले धातु दी, उसको विलयन में भेजा, फिर उधर जाके हो गई। इससे क्या होता है, उसकी शुद्धता बढ़ जाती है बेटा। ठीक है, मेटलर्जी वाले चैप्टर में यही पढ़ा जाता है। अभी आप यहाँ पे ये 3 पॉइंट समझ लो बहुत अच्छे से। अब हम यहाँ पे इनके एग्जांपल्स देखते हैं। हाँ जी, इतनी बातें क्लियर हो गई। सेम धातु का ऑक्सीकरण एवं अपचयन होगा। जैसे ही कॉपर के इलेक्ट्रोड लिए, कॉपर के इलेक्ट्रोड पहले एनोड से विलयन में आए, कॉपर +2 आयन बनाया, फिर उधर से उधर जाके वो अपचयित हो जाएंगे। अब जैसे कि देखो ध्यान से यहाँ पर उदाहरण। हाँ जी, पहला उदाहरण, पहले हम इलेक्ट्रोड ले लेते हैं अक्रिय इलेक्ट्रोड लेने पर। अक्रिय इलेक्ट्रोड लेने पर, जैसे कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड मैंने लिया, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हमने यूज किया। तो यहां पर किस तरीके से देखो ध्यान से ये अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है। हम उदाहरण देख रहे हैं, जैसे कि मैंने लिया बेटा यहां पर PbBr2 लेड ब्रोमाइड, लेड ब्रोमाइड, और ये कौन सा लिया मैंने, गलित, गलित पिघला हुआ। अब जैसे कि देखो ध्यान से ये है आपका लेड ब्रोमाइड। अब लेड ब्रोमाइड जब टूटेगा, PbBr2 टूटेगा तो क्या देगा, मुझे Pb+2 आयन देगा और यहां पर ब्रोमाइड आयन देगा। 2 Br है तो 2 ब्रोमाइड आयन यहां पे मेरे पास बनेंगे। तो विलयन में धनायन मिल गया, ऋणायन मिल गया। धनायन किधर भागेगा, कैथोड की ओर, ऋणायन किधर भागेगा, एनोड की ओर। सिंपल है, एकदम मक्खन। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, एट एनोड, एट, पहले चलो कैथोड देख लेते हैं, एट कैथोड, एट कैथोड। कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी बेटा, अपचयन वाली, अपचयन वाली। तो धनायन है, धनायन कैथोड की ओर भागेगा, तो कैथोड की ओर भागा ये धनायन। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वहां जाकर के। यह क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ताकि ये उदासीन हो सके और Pb आपको मिल जाए धातु, लेड धातु मिल जाए कैथोड पर। और एट एनोड, एट एनोड क्या होगा कि यार जो ये ब्रोमाइड आयन है, ठीक है, 2 ब्रोमाइड आयन है, ये क्या करे, हर एक ब्रोमीन एक एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे, तो 2 ब्रोमीन 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, वो 2 इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण कर ली और यहां पे Br2 मिल जाएगी, Br2 मिल जाएगी। लेकिन ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होती है, बस ये ध्यान रखना। इस तरीके से ये अभिक्रिया हो जाएगी। समझ में आया, इस तरीके से ये अभिक्रिया हो जाएगी। क्लियर है। तो एनोड पर ये, कैथोड पर ये, एनोड पर ये होगा। क्लियर है मामला बेटा। तो इस तरीके से यहां पर आपको पूछा जाए तो ब्रोमीन गैस, जैसे कि ब्रोमीन लिक्विड में होता है, ब्रोमीन Br2 कहां मिलेगी, जैसे कि PbBr2 है, PbBr2 गलित का अगर हम यहां पर क्या करवाते हैं, वैद्युत अपघटन करवाते हैं, तो बताओ Br2 कहां पे मिलेगी, एनोड पे मिलेगी, कैथोड पे मिलेगी, क्या क्या होगा, तो आप आराम से यहां पे कर सकते हो। ठीक है, ओके। पहला एग्जाम्पल ये। फिर दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड गलित ले लिया, गलित ले लिया। तो ये तो हमने ऑलरेडी पहले भी किया हुआ है। सोडियम क्लोराइड अगर हम गलित ले लेंगे तो यहां पे हमें पता है ना, जिस तरीके से ये टूट रहा है उस तरीके से सेम ये टूट जाएगा। गलित में वापस से यहां पर क्या बनेगा, ये एक धनायन बना और ये ऋणायन बना। तो ऋणायन भगेगा एनोड की ओर, धनायन भगेगा कैथोड की ओर। तो एट कैथोड, एट कैथोड क्या होगा कि Na+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और Na धातु में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, जबकि एट एनोड यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा कि यार Cl- इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। अब Cl से क्या बनेगा, Cl2 बनेगा, क्लोरीन गैस के रूप में पाया जाता है। अब यहां पे 2 है तो यहां 2 लगा दो, यहां 1/2 लगा दो, या तो Cl- से Cl2 मिल रहा, भाई एक क्लोरीन है तो यहां या तो 1/2 लगा दो या 2 से गुणा कर देते पूरी अभिक्रिया को। दोनों चीजें सही है। तो हमें सोडियम मिलेगा कैथोड पर और एनोड पर मिलेगा ये। लेकिन ये दोनों केस तो सिंपल है,
थोड़ा कुछ अलग बताओ सर, ये और ये तो सेम हो गया। ठीक है, बस केवल हमें वैद्युत अपघट्य दे रखा था, उसको तोड़ना था आयनों में और अपोजिट आयन इधर उधर भगाने थे, काम खत्म। वेरी गुड। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से आगे, इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर है? अब जैसे कि देखो ध्यान से, सर गलित की जगह जलीय ले ले, गलित बोलो या सांद्र बोल दो, ठीक है। और अगर हम जली ले ले मतलब तनु ले ले, तो जरा देखो ध्यान से, सी NaCl जलीय अगर लिया जाए या तनु लिया जाए तो यहां पर क्या होगा, किस तरीके, अब पानी भी आ गया ना, पहले पानी बहुत कम था, बहुत ही कम क्वांटिटी में था। तो अब जरा देखो ध्यान से, जो NaCl है, NaCl जल में डालने के बाद क्या हो जाएगा, आयनित हो जाएगा, Na प्लस एक्वस आयन, Cl माइनस एक्वस आयन, ये बनेंगे, हाँ या ना? तो अब कैथोड पर कौन भागेगा, धनायन भागेगा। एट कैथोड, एट कैथोड हमारे पास Na प्लस आयन है, क्या पानी भी है? पानी का भी अपचयन हो सकता है, पानी का भी ऑक्सीकरण हो सकता है, पानी का भी अपचयन हो सकता है, पानी का भी ऑक्सीकरण हो सकता है। समझिएगा बंधु, हमारे पास H2O भी है लिक्विड स्टेट में। अब दो हमारे पास ऑप्शन है, किसका अपचयन होगा, जिसका SRP ज्यादा होगा। भाई यहां पर क्या होता है, अपचयन, एट कैथोड क्या होता है, अपचयन। अब अपचयन जिसका SRP ज्यादा होगा उसका अपचयन होगा। तो जरा देखो ध्यान से, Na प्लस सोडियम धातु में कन्वर्ट होगा या H2O अपचयित होकर के H2 गैस रिलीज करेगा। तो जरा देखो ध्यान से, मैं एक बार अभिक्रिया लिख देता हूं। इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, ये सोडियम ठोस में चला गया बच्चा, और यहां पे जरा देखो ध्यान से, ये भी इलेक्ट्रॉन लेता है। देखो ध्यान से, H2O यहां पर इलेक्ट्रॉन लेता है और यहां से मिलती है आपको H2 गैस प्लस OH माइनस आयन। अब सर हमको समझ नहीं आया ये कैसे हुआ। ठीक है, यहां पर इसको बैलेंस वैलेंस किया जाए ना, तो यहां पे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन। देखो H2O को आप ऐसे तोड़ लो, HOH, तो इसमें H प्लस OH माइनस हम मान लेते हैं, तो OH माइनस आयन अलग कर दो, कर दिए, क्या बचे, H प्लस आयन, 2 ले लो, तो 2 H प्लस आयन, 2 H प्लस आयनों ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, H2 में कन्वर्ट हो गया, और 2 OH माइनस आयन मिल गए। यहां पे 2 OH माइनस आयन, ठीक है, ओके। यहां पर ये 2 H2O2 ले लेते हैं, तो 2 H2O में उपस्थित 2 H प्लस आयन उन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके H2 के रूप में अपचयित हो जाते हैं, ये H2 गैस। और यहां पर 2 OH माइनस आयन ऐसे कैसे हमें अलग होते हुए दिखाई देते हैं। तो कहने की बात ऐसी है कि H2O का अपचयन होकर के हमें H2 गैस मिलेगी या सोडियम मिलेगा, जिसका SRP ज्यादा होगा वो मिलेगा। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर उस चीज को समझाने के लिए मैं आपकी हेल्प के लिए लेकर आया हूं कि Na प्लस जब सोडियम में कन्वर्ट होता है तो इसका SRP होता है बेटा -2.17। ये याद नहीं करना है आपको, बस आपको यहां पे समझा रहा हूं। और H2O के लिए जरा देखो ध्यान से, SRP का मान ज्यादा है उससे, -2 और -0.8, ये संख्या बड़ी है, तो इसका SRP की तुलना में इसका SRP ज्यादा, मतलब भाग तो रेस में दोनों रहे थे, लेकिन ये जीतेगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। यहां पे जरा देखो ध्यान से, मैं आपको यहां पर जस्ट समझा देता हूं। इसका E0 होता है -2.71 वोल्ट, और यहां पर E0 होता है बेटा -0.828 वोल्ट। ठीक है, समझ में आया, इसलिए बोल रहा हूं। हाँ जी, तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, चूंकि H2 लिक्विड के लिए
SRP का मान Na प्लस के SRP से अधिक है, अतः कैथोड पर H2 गैस मुक्त होगी। समझ में आया? ये हमने कहां से? टेबल से देख के लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है? ओके, अगर जलीय हो जाता है तो फिर अपने को वहां पे H2 गैस मिल जाती है, ये वाली अभिक्रिया नहीं होगी। इसको ऐसे बना करके ब्रैकेट में बंद कर दें, फिर ये नहीं होगी, ये वाली अभिक्रिया होगी फिर। ओके, अब एट एनोड देखो, थोड़े छोटे छोटे ब्रेकर आएंगे बेटा, इतना भी नहीं कि आप नहीं समझ पाओगे, सिंपल सी चीज है। एट एनोड, अब एनोड पर Cl माइनस भी है, जल का भी तो ऑक्सीकरण हो सकता है। तो जरा देखो ध्यान से, Cl माइनस एक्वस आयन और H2O लिक्विड, यह भी अपचयित हो सकता है, यह भी अपचयित हो सकता है, ऑक्सीकृत हो सकता है, सॉरी, क्योंकि एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। एकदम शांति से समझना बेटा, यहां पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो किसका ऑक्सीकरण पहले होगा? जिसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा हो या जिसका SRP कम हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जिसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा हो या जिसका SRP कम हो, हाँ या ना? तो जरा देखो ध्यान से, अगर हम बात करें जिसका SRP कम हो, तो अगर हम देखें यहां पर H2O के लिए SRP है इतना, ठीक है, माइनस का 0.8, और Cl2 ओके, Cl2 के लिए SRP है इतना, तो किसका SRP कम? सर H2O वाले का SRP कम है, H2O वाले का SRP कम है, ये वाली अभिक्रिया न होकर के ये वाली अभिक्रिया होनी चाहिए। क्लियर है? ओके, समझ में आया मेरी बात कि यार Cl माइनस ऑक्सीकृत होने के बजाय ये ऑक्सीकृत हो। देखो ध्यान से, अभी मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपके पास दो ऑप्शन है, कौन पहले ऑक्सीकृत होगा? जिसका SOP ज्यादा हो या जिसका SRP कम हो, ठीक है? तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, इन दोनों में H2O के लिए SRP का मान कम है, तो ये वाली अभिक्रिया होनी चाहिए, ये वाली अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए, हाँ या ना? तो जरा देखो ध्यान से, तो यहां पर ये आपको लिखना नहीं है, चूंकि H2O लिक्विड के लिए SRP का मान Cl माइनस या फिर का मान Cl2 के SRP से कम है, अतः H2O ऑक्सीकृत होना चाहिए, यस और नो? H2O ऑक्सीकृत होना चाहिए, फैक्ट तो यही बताते हैं, लेकिन Cl2 मतलब Cl माइनस Cl2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है? ऑक्सीकरण Cl ऋणायन का होता है, लेकिन एनोड पर Cl2 गैस प्राप्त होती है, काहे? अब जरा देखो ध्यान से, यहां देखो, पहले मैं आपको बता देता हूं, Cl माइनस दो, इसके दो आगे दो लगा देते हैं, ठीक है? तो यहां पे Cl2 गैस मिलती है और ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है,
जबकि H2O यहां पर O2 गैस, देखो ध्यान रखना H2O का अपचयन और H2O का ऑक्सीकरण दोनों अलग अलग अभिक्रियाएं होती है बेटा, बाकी अभिक्रियाओं की तरह नहीं है। जैसे कि इसका अपचयन विभव इतना है, ऑक्सीकरण विभव प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। लेकिन यहां पर H2O का ऑक्सीकरण, ये H2O का अपचयन हो रहा है, ये H2O का भी मैं यहां पे ऑक्सीकरण लिखाऊंगा, दोनों अलग अलग अभिक्रियाएं होगी, क्योंकि H2O का जब अपचयन होता है तो H2 गैस मुक्त होती है, लेकिन जब H2O का ऑक्सीकरण होता है तो O2 गैस मुक्त होती है। दोनों अभिक्रियाएं अलग अलग हो गई। यहां पर आपको O2 गैस मिलती है, O2 गैस मिलती है, O2 गैस मिलती है। साथ में H+ आयन मिलते हैं और यहां पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। 2 O2 है तो यहां पर 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि यहां पर 4 H+ आयन आपके निकल जाएं और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएं। ठीक है, क्योंकि एक H2O से 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, 2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ये अभिक्रिया इस तरीके से होती है। तो यहां पर हमारे पास ये वाली अभिक्रिया नहीं होती, ये वाली अभिक्रिया होती है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? तो जरा देखो ध्यान से बेटा, यहां पर ऐसा इसलिए होता है, यहां पर क्योंकि जो H2O है उसकी जो गतिशीलता Cl- आयन से कम होती है, सुस्त पड़ा रहता है वो। H2O क्योंकि एक उदासीन है और वो एक आयन है ना, भले उसके लिए अपचयन ऑक्सीकरण अपचयन विभव का मान H2O के लिए कम है, लेकिन वहां पर Cl- आयन जो कि ज्यादा फुर्तीला है, ज्यादा गतिशील है, तो उस वजह से पहले वो चला जाता है। मान लो जैसे कि खरगोश और कछुए वाली कहानी आपने सुनी होगी। खरगोश बहुत तेज भागता है, बहुत सबको पता है बहुत तेज भागता है, कछुआ कहां दौड़ेगा, लेकिन वो बीच में सुस्ता गया तो कछुआ जीत गया। सेम वही कहानी है, ठीक है। लेकिन एनोड पर Cl2 गैस प्राप्त होती है क्योंकि H2O लिक्विड की गतिशीलता Cl- आयन से कम होती है। अच्छा सर, अगर हम बाहर से वोल्टेज बढ़ा दे तो क्या गतिशीलता बढ़ जाएगी? हम चाहते हैं कि H2O का भी ऑक्सीकरण हो, क्योंकि जब तक H2O उस इलेक्ट्रोड पे जाएगा नहीं उसका ऑक्सीकरण होगा नहीं। अगर हम बाहर से एक्स्ट्रा वोल्टेज डाल दे तो क्या ऑक्सीकरण हो जाएगा? हाँ, हो सकता है। उधर साथ साथ Cl2 का भी तो वेग बढ़ेगा, वो भी तो और तेज गतिशील होगा, ज्यादा वोल्टेज मिल रहा है, हाँ है ना, चिंगारियां और बढ़ेगी। तो वही वाली बात है बेटा। हाँ जी, पहली बात तो इतना समझ में आ गया कि भैया H2O की गतिशीलता Cl- आयन से कम होती है। ओके, हाँ जी। अब इसमें अगला पॉइंट, H2O का ऑक्सीकरण करवाने के लिए बाहर से अतिरिक्त विभव आरोपित किया जा सकता है, जिसे अधिविभव कहा जाता है। अधिविभव कहा जाता है। ओके, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, हमने सेल वेल काम कर रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि यार इन दोनों में से नहीं मेरे को ये मिले, तो भी आपके Cl- की मात्रा ज्यादा मिलेगी बेटा, ठीक है, क्योंकि वो और ज्यादा फास्ट है, वो और जल्दी चलाया जा रहा है। ये तो सुस्तम पड़ा हुआ है एकदम। क्लियर है? तो ये बात आपको जरूर समझनी चाहिए। तो यार ये वाला कारण यहां पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए। दोनों अलग अलग अभिक्रियाएं। देखो, यहां पर जब इसका अपचयन हो रहा था तो H2 मिल रही थी, OH- आयन मिल रहे थे। जब यहां पर इसका ऑक्सीकरण हो रहा था तो अलग बात है। क्या मेरी बात क्लियर है?
क्या मेरी बात क्लियर है? ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो NaCl गलित लिया जाए या NaCl जलीय लिया जाए, तो इस बात में कोई दो राय किसी बालक बालिका को आप बता सकते हो बेझिझक। ओके, अब यहां पर क्योंकि सिंपल है बेटा, आप चाहोगे दोबारा से देख लेना उसको। अब यहां पर अगर हम बात करें डी, कॉपर सल्फेट ले लिया जाए तो, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, कॉपर सल्फेट गलित, कॉपर सल्फेट गलित का वैद्युत अपघटन, गलित या सांद्र। इलेक्ट्रोड हमने किसके लिए रखे? प्लेटिनम के लिए रखे, उसी में देख रहे हैं। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, कॉपर सल्फेट आयनित होकर के क्या देगा? कॉपर +2 आयन देगा और सल्फेट ऋण आयन देगा। यस और नो? क्लियर हो गया? तो यहां पर क्या होगा भाई साहब? 8 कैथोड हमारे पास क्या होगा? कैथोड पर क्या होगा? कॉपर +2 आयन मूव करेगा, धनायन किधर भागेगा? कॉपर की ओर। क्या लेकर के? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। ये कॉपर ठोस में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? हाँ या ना? ओके। और 8 एनोड क्या होगा? 8 एनोड क्या होगा? सल्फेट, एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाए। तो जरा देखो ध्यान से, सल्फेट आयन पर सल्फेट, ठीक है, या पायरो सल्फेट ऋणायन बनाता है, H2O8 -8, ठीक है। ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, 2 से गुणा कर देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन टोटल निकल जाएंगे। हाँ जी, ये है आपके पास पायरो सल्फेट आयन। हाँ जी, जरा देखो ध्यान से, गलित अगर आप कॉपर सल्फेट लेते हो बेटा, तो कॉपर सल्फेट में इसका तो हो गया अपचयन, जबकि यहाँ पे सल्फेट आयन किस में कन्वर्ट हो जाता है? उसमें तो हो जाता है ऑक्सीकरण। देखो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन कहलाता है, इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, ये परसल्फेट आयन। परसल्फेट आयन सर दिखने में कैसा होता है, एक बार दिखा दो। तो जरा देखो ध्यान से, सल्फर से 2 डबल बॉन्ड O वाले जुड़े होते हैं, एक O-, फिर दोनों के बीच में यहां पर परऑक्सी बंध आता है। ठीक है यार, पायरो गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, ठीक है, H2O8 4- यहां पर डबल बॉन्ड O आ जाएगा और फिर यहां पर आ जाएगा O-। पायरोसल्फेट नहीं आएगा, परोक्सी पायरोसल्फेट। इसके आगे बस केवल एक परोक्सी भी लगा ले आप, परोक्सी पायरोसल्फेट, क्योंकि यहां पर बीच में ये परोक्सी लिंकेज है ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाला। जरा देखो ध्यान से, हाँ जी, यहां पे आप हर एक पॉइंट को ध्यान समझना। कॉपर सल्फेट, कॉपर +2 आयन, सल्फेट ऋणायन में बनाया। ये देखो ध्यान से, ये परोक्सी बंद होता है बेटा जब एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हो। इस पे -1, इस पे -1, ये कहलाता है आपका परोक्साइड आयन, ये कहलाता है आपका परोक्साइड आयन। तो यहां पर इन दोनों ऑक्सीजन पर -1 चार्ज होता है, तो परोक्सी पायरोसल्फेट ऋणायन ये बनता है। ये आपका सल्फेट ऋणायन है। ओके, इसमें ऑक्सीजन जो -2 में होता है वो -1 में चला जाता है। एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रिलीज हो जाते हैं। तो गलित कॉपर सल्फेट तो इस तरीके से कन्वर्ट होता है। अब आता है जलीय कॉपर सल्फेट या तनु कॉपर सल्फेट। जलीय कॉपर सल्फेट या तनु कॉपर सल्फेट, और वो भी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले रखा है हमने, तो क्या मिलेगा? हाँ जी, इतनी बात क्लियर हो गई है? यहां तक की बातें क्लियर हो गई है? सिंपल बात है, आसान है, सारी बातों को आपको क्लियर करना है। हर एक बात एकदम मक्खन लगेगी अगर आप ढंग से समझ रहे हैं तो बेटा। ओके, ये वाली संरचना इसकी होती है। अब यहां पर गलित के बाद एक बार आपके राय भी ले ली जाए। हाँ जी बेटा, इसमें थ्योरी कहां है? इसमें थ्योरी तो है ही नहीं जानवी बेटा, इसमें थ्योरी कहां है? थ्योरी तो लिखवाई नहीं मैंने, देखो अभिक्रियाएं लिखवाई है।
थ्योरी तो मैं खुद से हाथ से लिखवाता ज्यादा। ओके, यहां पर वो रिएक्शन से जो कि आपके लिए बहुत काम की आती है। क्या पढ़ा रहे हो? मैं वैद्युत अपघटन पढ़ा रहा हूं भाई, अगर ये नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत आएगा। नहीं समझ आता तो मैंने बोला था पहले ही कि ब्रेकर लगेगा, मैंने पहले ही बोला था बेटा ब्रेकर लगेगा। मैंने पहले ही बोला था कि आज का लेक्चर जिन्होंने थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे ध्यान दिया है उनको समझ में आएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है दिक्कत आएगी। ओके, मैं तो पहले ही बोल चुका था। हाँ जी, आज पूरा थ्योरी बेटा, थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट तो देखेंगे ही सही। हाँ जी, जरा देखो ध्यान से, एक बार मैं वापस से क्लियर कर देता हूं। अरे यहां पे जरा देखो ध्यान से, ये आपका सेल सांद्रता सेल बेटा, इसमें कैथोड पर होता है अपचयन। ठीक है, यहां पर जो धनायन निकल करके इधर जाएंगे, धनायन निकल करके इधर जाएंगे, तो धनायन को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। और उसको हमने कहां जोड़ रखा है? बैटरी के ऋण टर्मिनल से। तो ऋण टर्मिनल से निकल करके धनायन इधर आते हैं, यहां से निकल कर आते हैं इलेक्ट्रॉन इस ऋण टर्मिनल से, और यहां से जाते हैं उधर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके। हाँ जी, अच्छे से आपको पढ़ना है, सारी बातें क्लियर करनी है, सारी बातें अच्छे से समझनी है। अब एक बारी यहां पर आप और समझ लो यार। देखो, आवेश की मात्रा ये सब समझा दिया, विद्युत अपघटन के उदाहरण। तो अक्रिय इलेक्ट्रोड लेंगे तो वो हमने देख लिया, इलेक्ट्रोड को पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। गलित में तो सिर्फ धातु और ऋणायन देखेंगे, धनायन और ऋणायन देखेंगे। लेकिन अगर जलीय भी होगा तो बेटा जल को भी हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, जल को भी हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। रटवाना तो तब होता कि जब मैं आपको एज इट इज छपवा देता या पहले से छाप के लेकर आता। यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं कि क्यों ये अभिक्रिया हो रही है। ओके, हाँ जी, और उसके लिए पूरा का पूरा यहां पे ये डेटा रहा, प्रैक्टिकल डेटा। अब यहां पर ये सारी चीजें क्लियर हो गई है। इसके बाद अगला आता है एक और। सर अगर यहां पर कॉपर सल्फेट जलीय ले लिया जाए तो क्या होगा? कॉपर सल्फेट जलीय का विद्युत अपघटन, अब अगर इसका विद्युत अपघटन देखें तो यहां पर इसका विद्युत अपघटन किस तरीके से होता है? अब वापस से जल भी काम में आएगा। अब वापस हमें जल को भी देखना पड़ेगा कि भैया क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके, और यहां पे जरा देखो ध्यान से, कॉपर सल्फेट थोड़ा सा फास्ट लिखेंगे। कॉपर सल्फेट टूट जाएगा बेटा कॉपर +2 आयन में और सल्फेट ऋण आयन में, हाँ या ना? ओके, तो अब जल भी है साथ में। ओके, तो एट कैथोड अब कैथोड पर क्या होगा? यहां पर हमें पता है कॉपर +2 आयन भी है और H2O भी है लिक्विड, जिसका SRP ज्यादा होगा उसका अपचयन होगा। देखो यहां पे सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट मैंने बताया भाई, अपचयन कैथोड पर होता है, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीकरण। जिसका अपचयन विभव ज्यादा होगा वो पहले अपचयित होगा। तो जरा देखो ध्यान से, H2O के लिए और कॉपर के लिए किसका अपचयन विभव ज्यादा है? देखो ध्यान से, यहां पर अगर हम बात करें H2O के लिए अपचयन विभव बेटा -0.828, जबकि कॉपर के लिए कितना है? प्लस का 0.34। कॉपर का अपचयन विभव ज्यादा है तो कॉपर आराम से अपचयित हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा कि यार ये वाली अभिक्रिया कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित हो जाएगा, ये वाली अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। समझ में आया? रीजन क्या है? कॉपर का अपचयन विभव ज्यादा होने की वजह से। ठीक, एट कैथोड। अब यहां पर सल्फेट है हमारे पास, SO4- और H2O है, H2O लिक्विड है। यहां पर ये अपचयित, ये ऑक्सीकृत होगा या ये ऑक्सीकृत होगा? अब यहां पर हमें देखना है। तो जरा देखो ध्यान से, सल्फेट ऋणायन और यहां पर H2O के अंदर किसका, यहां क्या होगा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किसका फास्ट होगा? या तो जिसका SOP ज्यादा हो या SRP कम हो। तो आपको मैं ये बता दूं बेटा कि चूंकि SRP H2O का कम होता है सल्फेट ऋणायन से,
क्योंकि सल्फेट रेनाइन का एसआरपी अपने टेबल में दे नहीं रखा है। मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए कि एसआरपी का मान H2O का कम होता है, मतलब ये अपचयित नहीं होगा, ये ऑक्सीकृत नहीं होगा, ये होगा। जिस कैथोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। अरे यार एनोड लिखेंगे ना, एनोड। एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। आपको यहां पर यह पता चल रहा है कि दो में से कोई एक ऑप्शन क्यों करेक्ट है, वो बता रहा हूं मैं यहां पर। ये वाला नहीं होगा, ये वाली अभिक्रिया होगी, मतलब H2O किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? O2 में, प्लस यहां पर H प्लस आयन देगा, प्लस इलेक्ट्रॉन देगा, इस तरीके से। और मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे 2 है तो 2 लगा देंगे, टोटल 4H प्लस है, 4H प्लस निकल गए, एक H2O 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे। इस तरीके से ये वाली अभिक्रिया प्रोसीड होगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जलीय कॉपर सल्फेट का वैद्युत अपघटन कराने पर एनोड और कैथोड पर क्या प्राप्त होगा, तो आप बोलेंगे कि एनोड पर तो आपके पास O2 गैस रिलीज होगी एनोड पर, जबकि कैथोड पर क्या होगा बेटा? आपका कॉपर आयन मिले, कॉपर धातु प्राप्त होगी। क्लियर है? कॉपर धातु प्राप्त होगी। क्लियर है मामला? ये दोनों बातें भी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहां तो कोई संदेह ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। अब इसके बजाय अगर मैं क्या ले लूं, इसके बजाय अगर मैं क्या ले लेता हूं, इसके बजाय अगर मैं ये ले लेता हूं कि यार सक्रिय इलेक्ट्रोड लेने पर, सक्रिय इलेक्ट्रोड लेने पर, सक्रिय इलेक्ट्रोड लेने पर, सक्रिय इलेक्ट्रोड लेने पर, अब सक्रिय इलेक्ट्रोड ले ले, जैसे कि मैंने क्या ले लिया? कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिया, और कॉपर सल्फेट ही ले रहा हूं मैं, कॉपर सल्फेट जलीय। इसका मैं क्या देख रहा हूं? अब वैद्युत अपघटन देख रहा हूं। तो यहां पर क्या फर्क पड़ेगा? मैंने आपको पहले लिखवा दिया कि अगर आपने कॉपर के इलेक्ट्रोड लिए हैं तो उन्हीं का ऑक्सीकरण होगा, उन्हीं का अपचयन होगा। देखो यहां पे आपको समझ में भी आएगा कैसे। देखो हमने कॉपर सल्फेट लिया, कॉपर सल्फेट को जब हमने ब्रेक डाउन किया तो कॉपर +2 आयन और सल्फेट रेनाइन मिला। अब यहां पर हमारे पास एट कैथोड क्या होगा? एट एन कैथोड। एट कैथोड क्या होगा? कैथोड पर होता है अपचयन, तो यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉपर +2 आयन आराम से अपचयित हो जाएगा। कॉपर धातु में H2 हो नहीं पाएगा। इलेक्ट्रोड से हमारे पास आयन तो है, लेकिन यहां पर बेटा आपका इलेक्ट्रोड भी जो कैथोड है वो कॉपर +2 है। विलयन में से क्या जा रहे हैं? कॉपर +2 आयन निकल करके उस पे जमा हो रहे हैं। कैथोड पर विलयन में से कॉपर +2 आयन निकल करके जमा हो रहे हैं। ओके, H2O लिक्विड वाली अभिक्रिया नहीं हो पाएगी, ये वाली रिएक्शन नहीं हो पाएगी। पक्का ना? अब यही बताया था कि यार इसका एसआरपी ज्यादा है, इसके एसआरपी से 0.34, इसका माइनस में 0.828 था। ठीक हो गया। एट एनोड ऑक्सीकरण होगा, एट एनोड ऑक्सीकरण होगा। जिसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होगा वो अभिक्रिया फास्ट होगी। अब जरा देखो ध्यान से, ऑक्सीकरण कॉपर धातु का हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रोड हमारे कॉपर का ही है। हमारे पास ऑक्सीकरण सल्फेट आयन का हो सकता है, हमारे पास H2O का हो सकता है। 3 ऑप्शन है, कॉपर का हो सकता है, सल्फेट आयन का हो सकता है, H2O का हो सकता है। किसका ऑक्सीकरण ज्यादा होगा? होने में अब जरा देखो ध्यान से, ये हो गया 1 2 3, ध्यान से समझना बेटा, कॉपर, सल्फेट आयन और H2O। तो यहां पर एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। ज्यादा SOP हो तो फायदा, या कम SRP हो तो वो अभिक्रिया ज्यादा, दोनों एक ही मतलब है। जिसका SOP ज्यादा होगा, तो जरा देखो ध्यान से, कॉपर
अगर मैं कॉपर को कन्वर्ट, जैसे कि अगर हम बात करें कॉपर के लिए, या अगले पेज पे दिखाता हूं। खत्म हो गई क्या स्लाइड? इसमें एक्स्ट्रा पेज भी ऐड कर सकते हैं कम से कम अभी। हाँ जी, बेटा ये आपके पेपर में आया हुआ है कि तनु H2SO4 के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर किस पे क्या प्राप्त होएगा, H2 कहाँ मिलेगा, O2 कहाँ मिलेगा। तो उनके लिए पढ़ना तो जरूरी ना, ताकि आपके एग्जाम में जब आए तो आपको ये ना लगे कि हमें नहीं पता है, हमें पढ़ तो रखा है हमने एक बार। अब जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, तो कॉपर सल्फेट जब इसमें जाता है तो इसका होता है प्लस का 0.34 ना माइनस का, ठीक है, क्योंकि हमने ऑक्सीकरण विभव लिखा है, ये माइनस का होता है, ठीक है। और H2O लिक्विड जब किस में जाता है बेटा, O2 में जाता है, तो इसका ऑक्सीकरण विभव होता है बेटा ये माइनस का, ये भी होता है माइनस का 1.23, ऐसा कुछ होता है, ये माइनस का 1.23। इन दोनों में बड़ा कौन, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है? ध्यान से देखो, माइनस का 1.23, ये मैंने आपको पहले ही बोला था कि H2O की अपचयन की अभिक्रिया और H2O के ऑक्सीकरण की अभिक्रिया दोनों अलग अलग होती है। H2O के अपचयन की अभिक्रिया जब H2O किस में कन्वर्ट होता है, H2 गैस में, वो तो होता है उसका अपचयन। ये आता था अपचयन विभव, इसका आता था कि माइनस का 0.828, ये तो SRP था। लेकिन H2O के ऑक्सीकरण की अभिक्रिया जस्ट अलग है, उसमें तो H2O किस में कन्वर्ट हो रहा है, O2 में, उसके लिए इतना मान प्राप्त होता है। अब देखो ध्यान से, दोनों का, इसका SOP और इसका SOP, और जो आपके सल्फेट था इसका SOP तो सबसे कम था। याद करो मैंने आपको लिखवाया था कि चूंकि यहां पर मैंने आपको ये लिखवाया था ना, यहां पे जरा देखो ध्यान से, SRP सल्फेट का ज्यादा होता है तो इसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा हुआ, क्योंकि अगर इसका SRP ज्यादा है तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण विभव ज्यादा हुआ। इन दोनों में H2O का ज्यादा, और H2O से ज्यादा कॉपर का, तो कॉपर, फिर आपके पास H2O, फिर आपके पास सल्फेट। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, यहां पे जरा देखो ध्यान से, ये हमारे पास 3 है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहां पर आपको डायरेक्ट एक वैल्यू लिखवा देता हूं। हाँ जी, चूंकि इनके लिए SOP का क्रम, SOP का क्रम, मैं SOP का क्रम लिख रहा हूं, सबसे कम होता है सल्फेट के लिए, फिर उससे ज्यादा H2O लिक्विड के लिए, फिर सबसे ज्यादा होता है कॉपर धातु के लिए। हाँ जी, तो जिसका SOP ज्यादा उसका अपचयन सबसे फास्ट, तो यहां पर सबसे पहले ये वाली अभिक्रिया होगी ना, जिसके ऑक्सीकरण विभव का मान ज्यादा आ रहा है, क्योंकि एनोड पे तो ऑक्सीकरण होता है, तो जिसका SOP ज्यादा या SRP कम, तो यहां पर कॉपर +2 आयन मिल जाएगा एक्वस में, और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाएंगे। तो कहने की बात वही आ गई कि अगर आप कॉपर इलेक्ट्रोड ले रहे हो तो उसी का ऑक्सीकरण हुआ और उसी का फिर अपचयन हुआ, तो इस इलेक्ट्रोड से आयन निकल करके विलयन में आए और फिर यहां से इधर गए, ये प्रोसेस चल रहा है। यही प्रोसेस हमें देखने को मिलेगा कहीं भी, जब अगर आप धातु के इलेक्ट्रोड ले रहे हो तो वहां से ही क्या होगा, वो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे, एक तरफ से दूसरे छोर पे जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई बेटा? तो यहां पर ये 2 नहीं होंगे, ये वाला प्रोसेस होगा। तो सक्रिय इलेक्ट्रोड लेंगे तो कॉपर ही मिलेगा। तो आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं तो आप इनका जरूर इत्मीनान रख करके ध्यान से जवाब दें, ठीक है? ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। और एक लास्ट में, और तनु H2SO4 और सांद्र H2SO4 का विद्युत अपघटन, ये भी पेपर में आता है, आ चुका है, आप देखना किसी भी एक पेपर में आपके होगा, प्रीवियस ईयर के जो मैंने आपको PDF दे रखी है उसमें भी होगा। हाँ जी, H2SO4 तनु का विद्युत
अपघटन। हाँ जी, तनु H2SO। फिर इसके बाद हम अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, फेराडे के नियम पढ़ेंगे। फेराडे के नियम पढ़ने, उस पर न्यूमेरिकल लगाने, वो खत्म। फिर कुछ व्यवसायिक बैटरियां पढ़नी, ये चैप्टर खत्म। बस इतना सा चैप्टर बचा हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो पार्ट है ना उसको भी हम अच्छे से कर ले ताकि कोई दिक्कत ना आए बेटा। H2SO4। अब H2SO4 टूटता है तो किस तरीके से टूटता है, H2SO4 टूटेगा तो किस तरीके से टूटेगा। ओके, यहां पर मिलेंगे 2H प्लस आयन और साथ में मिलेगा क्या आपके पास सल्फेट ऋण आयन। ओके, अब ये तो H2SO4 है तो इलेक्ट्रोड हमें प्लेटिनम ही लेना पड़ेगा। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया। तनु है तो पानी भी होगा ही होगा। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, अब तो आपको पिक्चर समझ में आ गई होगी कि यार एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा, तनु है, पानी में बहुत ही कम मात्रा में हमने H प्लस आयन घोल रखे हैं। तो यहां पर ये भी स्पेशल है, ध्यान रखना। ओके, तो यहां पे क्या होता है कि इसके 2H प्लस आयन अपचयित होंगे या जो H2O है वो अपचयित होगा। अपचयन विभव हमें पता है कि इसका 0.0 वोल्ट होता है और इसका होता है माइनस का 0.8। इसका अपचयन विभव ज्यादा है तो यहां से H2 हमें मिलना चाहिए था। डन। ये वाली अभिक्रिया न होकर के नीचे वाली होती है, क्यों वो भी मैं आपको बता दूंगा। वो अभिक्रिया यहीं से समझ में आएगी बेटा, आपको डायरेक्ट लिखवा दूंगा नहीं आएगी। H2O जब अपचयित होता है तो यहां पर H2 गैस रिलीज करता है और साथ में OH माइनस आयन को रिलीज करता है। हाँ जी, यहां पर 2 लगा दो ताकि 2H और 2H 4, यहां पे आप 2 लगा दो। इस तरीके से यहां पर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा ताकि अपचयित हो जाए। जितना इलेक्ट्रॉन लिया उतना वहां पे, जितना ऋणावेश इधर है उतना ऋणावेश उधर है, बैलेंस हो गई अभिक्रिया। ओके, ये वाली अभिक्रिया नहीं हो पाती, क्यों, चूंकि विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता कम होती है जिससे H2O का अपचयन होता है। मिलती H2 गैस ही है लेकिन वो H प्लस आयनों से, H2SO4 से नहीं, वो जल से मिलती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कैथोड पर क्या मिलेगी, H2 गैस मिलेगी। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई बेटा। ओके, और जबकि एनोड पर क्या मिलेगी, देखिएगा, तनु H2SO4 के विद्युत अपघटन से एनोड और कैथोड पर क्या मिलता है, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ जी, 8 एनोड। अब 8 एनोड तो इसमें सल्फेट ऋण आयन है और H2O भी है, किसका ऑक्सीकरण होगा, हमें पता है कि यार SOP H2O का ज्यादा होता है सल्फेट ऋण आयन से, तो H2O वाली अभिक्रिया होगी। अब तो सीख गए ना अपन, देखो ध्यान से, ये SOP का क्रम, H2O का ज्यादा है तो H2O वाली अभिक्रिया होगी, मतलब O2 मिलेगा पर सल्फेट ऋण आयन नहीं मिलेगा। समझ में आया। ओके, तो यहां पर क्या होगा, ये वाली अभिक्रिया न होकर के ये वाली अभिक्रिया होगी जिसमें H2O O2 गैस रिलीज करेगा, यहां O2 गैस रिलीज करेगा, फिर H प्लस आयन, फिर यहां पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2H प्लस आयन। अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो टोटल 2 ऑक्सीजन हो गए, 4 H प्लस आयन हो गए और फिर यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज हो जाएंगे। अगर आप ठंडे दिमाग से बैठ करके बेटा इनको पढ़ोगे ना, आप डेफिनेटली समझ जाओगे। ठंडे दिमाग से देख करके बैठोगे तो ढंग से समझ जाओगे। ओके, यहां पर ये अभिक्रिया इस प्रकार से होती है। मान तो मैंने पहले ही बोला था आज का लेक्चर थोड़ा उबड़ खाबड़ आने वाला है, तो अपने दिमाग को एकदम संयम पे रखना। रटने की चीज नहीं है, समझने की है। रटने का तो है ही नहीं आज का मटेरियल, आप चाहो इसको रट ही नहीं सकते, लेकिन आप कॉन्सेप्ट से करोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहां पर ये O2 गैस आपकी मुक्त होगी।
क्वेश्चन ये था कि तनु H2SO4 के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर एनोड एवं कैथोड पर प्राप्त उत्पाद क्रमशः होंगे। ठीक है, क्रमशः मतलब सीक्वेंस वाइज। तो यहां पर S2O8 2- H2, ऑप्शन नंबर बी SO2 O2। अब लगेगा वहां पे कि यार ये तो क्या है क्वेश्चन, ठीक है। C O2 H2 D, यहां पर आपको कुछ और दे दिया जाए वहां पर, जैसे कि O2 O3, तो एनोड पर मिलती है ऑक्सीजन, कैथोड पर मिलती है H2 गैस। ठीक है, तो यहां पर आपके पास H2SO4 तनु ले लिया जाए तो ये मिल जाता है, सांद्र ले लिया जाए तो फिर चेंज आ जाएगा। सांद्र ले लिया जाए तो फिर बेटा यहां पर यही अभिक्रिया हो जाती है, ये वाली नहीं होती है, पर सल्फेट रेनाइन मिल जाते हैं वहां पे, वो गलित की तरह कार्य करने लगता है। ये हो गया, बस एक बार वही लिख लो। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ओके। हाँ जी, ये डन हो गया बेटा। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, यहां पे जरा देखो ध्यान से, ये हो गया। अब लास्ट इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। H2SO4 सांद्र लेने पर, H2SO4 सांद्र लेने पर कैथोड पर H2 गैस, अरे यार H2 ऐसा गैस कैसे लिखा मैंने, H2 गैस एवं एनोड पर S2O8 2- परोक्सी पायरो सल्फेट आयन प्राप्त होता है, ये लिख लो। ठीक है, तो ये हो गया, आज इतना ही करेंगे, ओके। हाँ जी, एक बार आप मेरे को बता दो तसल्ली से, अच्छे से, कहीं पे कोई दिक्कत आई हो तो। हाँ जी, अब बता दो। हाँ जी, अब बेटा किसी को कोई दिक्कत आई हो बता सकते हो, किसी को किसी भी लाइन में दिक्कत आई हो, क्योंकि यहां पर ये रिएक्शन बैलेंस करना जरूरी है। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में जरूरी है, इनऑर्गेनिक में भी कुछ जगह, बाकी सब जगह जरूरी नहीं है। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हो गया। कोई एक रिएक्शन आपको समझ में नहीं आई हो, ये क्वेश्चन समझा दो। क्वेश्चन में बेटा क्या था कि तनु H2SO4 का विद्युत अपघटन करवाना था, तो आपको एनोड और कैथोड पर उत्पाद पूछे। तो जरा देख ध्यान से, तनु H2SO4 का विद्युत अपघटन इस तरीके से होता है, इस तरीके से हो सकता है, ओके। तो इस तरीके से हो रहा है, तो जरा देख ध्यान से, कैथोड पर ये H+ आयन मिले ही नहीं, क्योंकि बहुत कम मात्रा थी। ये H2O अपचयित होकर के यहां से H2 दे रहा है, तो जल से मिल रही है H2, और यहां पर और जल ही ऑक्सीकृत हो रहा है। तनु H2SO4 में ध्यान रखो कि जल ही अपचयित हो रहा है, जल ही ऑक्सीकृत हो रहा है, जल ही अपचयित हो रहा है, जल ही ऑक्सीकृत हो रहा है। परंतु अगर हम सांद्र ले लेंगे तो बेटा दोनों प्रोसेस आपके H2SO4 से होंगे, क्योंकि उसकी मात्रा ज्यादा होगी। क्लियर है? कौन सा बी पॉइंट? ये सारी चीजें
सारी चीजें कैसे पढ़े? हाँ जी, कॉपर सल्फेट जलीय में एनोड, कॉपर सल्फेट जलीय में एनोड, कॉपर सल्फेट कहां गया? कॉपर सल्फेट जलीय, हाँ जी, मैं यहां पर ये O2 कैसे मिली? जरा देख ध्यान से, कैथोड पर तो ये मिल गया, ठीक है, क्योंकि इसका SRP ज्यादा था, ठीक है। एनोड में क्या देखते हैं? SOP देखते हैं, जिसका SOP ज्यादा होता है। तो सल्फेट का ऑक्सीकरण हो और H2O का ऑक्सीकरण हो तो किसका SOP ज्यादा होता है? अगर इसी को मैं SOP का क्रम बोल दूं, SOP किसका ज्यादा होता है बेटा? H2O का ज्यादा होता है सल्फेट के मुकाबले। जैसे कि मैंने यहां लिखा हुआ है, कहीं पे तो लिखा था SOP का क्रम, ठीक है, H2O का ज्यादा होता है, मतलब H2O ऑक्सीकृत होकर के O2 देगा। हाँ जी बेटा, ये अभिक्रिया है तो चाहे तो किससे भी पढ़ ले, ये अभिक्रिया है तो चाहे तो किससे भी पढ़ ले, अगर तू नहीं समझना चाहता है तेरे को समझ में ही नहीं आएगी। निक्षेपित पदार्थ मतलब जो मात्रा मिल रही है, देखो ध्यान से देख लो, यहां पर जैसे कि सपोज करो एक इलेक्ट्रोड हमने लगा रखा है, कॉपर +2 आयन यहां जाकर के बेटा जमा हो रहा है, तो जमा हो रहा है तो बेटा जमा होने को ही बोलते हैं निक्षेपित होना, अवक्षेपित होना, यहां जाकर के जमना। हाँ जी, ओके, हाँ बिल्कुल आप जा सकते हो। आरएम 3.0 में कैसे पढ़े? ओके, SOP का क्रम दिखा दो बेटा, ये SOP का क्रम, SRP का जस्ट पॉजिटिव कर दे, जहां नेगेटिव है वहां पॉजिटिव कर दे, ठीक है। बस जल में ध्यान रखना, जल का SRP और SOP अलग अलग होता है, ये पॉइंट भी लिख लो यार तुम, वरना फिर गलत कर दोगी कहीं। हाँ जी, ये पॉइंट भी आप लिख लीजिएगा। H2O के लिए SRP एवं SOP परिमाण में भी अलग अलग होते हैं, क्योंकि अभिक्रिया अलग अलग होते हैं, ठीक है। हाँ जी बेटा, मुश्किल से 3 दिन और, अलका जी 3 दिन और। हाँ जी रोहित गुज्जर, ठीक है, ओके, तो आप सभी को सारी बातें समझ में आई, अच्छा एक ट्रिक लिखवा दूं, कैथोड पर प्राप्त होने वाली धातुएं, कैथोड पर प्राप्त होने वाली धातुएं, कौन सी धातुएं कैथोड पर प्राप्त होती है? कैथोड पर प्राप्त होने वाली धातुएं। वैसे आप जा सकते हो यार, जा सकते हो, ठीक है, ज्यादा आप टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कैथोड पे प्राप्त होने वाली धातुओं को अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चले जा चुके होंगे, मैंने पहले मना कर दिया था, ओके, तो इसको बाद में कर लेंगे। ओके, विद्युत अपघट्टों की सांद्रता वाला चित्र दिखा दो, ये रहा। हाँ जी ठीक है, हम 5, उसकी ट्रिक है बेटा हम 5, वो बाद में देख लेंगे। ओके, तो बाय 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 बाय, थैंक यू। देखो आज मैंने आपको जल्दी छोड़ दिया, पूरे 5 मिनट पहले छोड़ दिया मैंने, मेरे समय से 5 मिनट पहले छोड़ दिया। थैंक यू, जय हिंद।